वॉरियर्स, होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में जीतने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए आपकी बहुत स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज और वॉइस पे कंट्रोल। आप कितना अथॉरिटेटिव, आप कितना डिप्लोमेटिक, आप कितना दूसरों को प्रेस करते हुए और आप कितना स्मार्टली दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी बात को रखने में पावरफुल हो पाते हैं। और ये तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट रिच हो जाओगे, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। इफ यू आर कंटेंट रिच, यू आर गोइंग टू विन द रेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमारा आज का जो जीडी टॉपिक है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एंड द टॉपिक इज फाइव आइज अलायंस। ये जो फाइव आइज अलायंस है ये क्या है और क्यों ये न्यूज में आया। तो कुछ दिन पहले अगर आप सबने सुना होगा कि कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ रिलेशन खराब हुए हैं, और उस रिलेशन को खराब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे बड़ा रीजन था कि उनका एक जो सिटीजन, जिसको हम बोले हैं कि हरजीत सिंह निज्जर का मर्डर हुआ था। और हमारे लिए तो वो टेररिस्ट है, बिकॉज वो खालिस्तानी एक्टिविटीज में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा था, और उसके लिए कहा गया कि इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसको मारने में। इंडिया स्ट्रेटेजिकली, एक्चुअली इंडिया ने यह काम किया हुआ है। ये अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो वी आर नॉट पुअर कंट्री, वी आर नॉट वीक कंट्री, वी रिटेलिएटेड वेरी बैडली, बहुत ही स्ट्रांगली हमने रिटेलिएट किया, और उस रिटेलिएशन का नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी न्यूज बन के तैयार हुई। और वहीं पर निकल करके आती है बात फाइव आइज अलायंस। तो ये जो फाइव आइज अलायंस है ये कौन बला है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये किस तरह का अलायंस है, उसको चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फाइव आइज अलायंस है क्या, उसको समझने की कोशिश की जाए। अलायंस आप जानते हैं कि आपस में कुछ दो तीन तरह के जो है वो कंट्रीज आपस में मिल करके किसी चीज को, बात को लेकर के एग्री होकर के एक अलायंस बना लेते हैं, और यहीं से आप अलाइड फोर्सेस तक जा सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इस टॉपिक से क्या रेलेवेंस है हम उस पर ही बात करेंगे। तो बेसिकली फाइव कंट्रीज हैं। कौन कौन सी फाइव कंट्रीज हैं? फाइव कंट्रीज को अगर आप देखो तो वहां पर दोनों जुड़ी हुई कंट्रीज वहां पर हो जाते हैं, द यूएसए हो जाता है और कनाडा हो जाता है। यूएसए और कनाडा ये दोनों कंट्रीज आप आपस में वहां पर जुड़ जाती हैं। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो फिर यहां पर समझ सकते हैं कि दो और नेशंस जो आपस में नेबरिंग नेशंस हैं, और वो हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी और एक और नेशन हो जाता है, वो है, आपने अगर अच्छी तरीके से समझा होगा, वो है न्यूजीलैंड। तो जैसे ही मैंने बोला तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, न्यूजीलैंड हो जाता है। तो आपको कितना आसान होगा ये नाम याद रखने में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों साथ यहां हो रहे हैं, यूएस कनाडा यहां साथ हो रहे हैं, तो दो कंट्रीज ये हो गई। इसके बाद एक कंट्री वो जिसने वर्ल्ड पे कभी बहुत ज्यादा राज किया था, और वो है यूके। तो इसके बाद में यूके आ जाता है, द यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, इन पांचों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया और जिसका नाम दिया फाइव आइज अलायंस। और यही आप समझ सकते हैं कि आइज का मतलब होता है किसी चीज को देखना, यानी कि ये देखते हैं या दुनिया पर नजर रखते हैं। और ये एक ऐसी ट्रीटी या एक ऐसा अलायंस होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीलेटरल अलायंस है। जब आप इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप एक बेटर और इंटेलिजेंट पर्सन की तरह एमर्ज होते हैं जीडी में। मल्टीलेटरल अलायंस, राइट। मल्टीलेटरल अलायंस का मतलब क्या हो गया कि यहां पर दो से ज्यादा कंट्रीज हैं, क्योंकि एक होता है अगर बहुत सारी चीजें यूनिलेटरल हैं, यानी कि अमेरिका बहुत सारी चीजों को आप अकेले ही डिसीजन लेने की कोशिश करता है तो यूनिलेटरल हो जाएंगे। जहां दो कंट्रीज मिली वहां बायलेटरल हो जाएगा, जहां तीन मिलती हैं वहां ट्राइलेटरल हो जाएगा, और इससे ज्यादा जब हम जाते हैं तो हो जाता है मल्टीलेटरल अलायंस। तो ये एक मल्टीलेटरल अलायंस है किन किन के बीच में? कनाडा के बीच में, यूएस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में, और यस, जो कभी अपने को कहेंगे कहता था यूके के बीच में। इन पांचों का अलायंस हो जाता है और ये अलायंस कहलाता है फाइव आइज अलायंस, राइट। तो चलिए देखते हैं ये फाइव आइज जो अलायंस है इसके फीचर्स क्या है, उन फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसका फीचर क्या है, ये सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इसलिए ये आपस में इनका एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, टाइट रिलेशनशिप हो जाती है, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप हो जाती है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमको यहां पर उठा करके शेयर करना है, कोलैबोरेशन हो जाता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा इसकी ओरिजिन देखते हैं कि ओरिजिन कहां से होती है।
तो बहुत पहले की बात है, मुझे लग रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये एमर्ज होता है। और सिर्फ यहां पर फाइव आइज अलायंस नहीं है, ये अलायंस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो ये 5 लोग थे, फिर इन्होंने और आगे चल करके कुछ और अलायंसेस बनाए हैं। एक अलायंस इनका है 14 आइज अलायंस। तो आपको जब आप 5 आइज अलायंस की बात करेंगे तो आपको 14 आइज अलायंस के बारे में भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि क्या एक 14 आइज अलायंस भी है, एक 9 आइज अलायंस है, राइट, 9 आइज अलायंस है। तो ये इसका मतलब है कि इन लोगों के साथ में कुछ और कंट्रीज भी जुड़ी होंगी, जिस तरह से G20 में भी आपने देखा होगा अभी कंट्रीज जुड़ रही हैं इस तरीके से। तो यहां पर 9 आइज अलायंस और 14 आइज अलायंस भी है, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो 5 आइज अलायंस का एक्सटेंशन है। तो आप इन दोनों का भी जिक्र कर सकते हैं। और जब 9 आइज अलायंस की बात आएगी तो इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, उनको सोचने की कोशिश करें। इसमें जो है वो आ जाते हैं आपके नेदरलैंड आ जाते हैं, बहुत सारे और ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आ जाते हैं। यही 14 में होता है, बस इतना आपको याद रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। आखिर शुरुआत कहां से होती है, अब हम चलते हैं उस पे कि ये 5 लाइन अलायंस बना कब था, कैसे बना था। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही ये 5 कंट्रीज ने मिलकर के, स्पेशली यूएस और यूके ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि वो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जर्मनी और जापान का जो आपस में कुछ सीक्रेट कोड्स थे वो इन्होंने तोड़ लिए थे। और जब वो सीक्रेट कोड्स ब्रेक कर लिए थे, डिकोड कर लिए थे, तो वहां से तैयारी होती है और ये कहते हैं अब हमें दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस लेकर के आना है, राइट। और वो शुरुआत होती है 1943 में, राइट। कब शुरुआत होती है? 1943 में। अपनी बात रखने के लिए आप ये बात को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि 1943 में सबसे पहले एक होता है ब्रूसा, राइट। क्या होता है? ब्रूसा एग्रीमेंट होता है, ब्रूसा एग्रीमेंट। अब आप देखो ब्रूसा एग्रीमेंट आप याद कर सकते हो, बोल सकते हो है ही क्या ब्रूसा एग्रीमेंट में। अगर मैं बीच में एक लाइन डाल दूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये ब्रिटेन यूएसए एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्रूसा एग्रीमेंट, जो कि फाउंडेशन डालता है 5 आइज अलायंस का। और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये यूके और यूएसए का जो अलायंस होता है, जिसको ब्रूसा अलायंस नाम दिया जाता है, यहां ये एग्रीमेंट होता है 1943 में। और बात आगे बढ़ जाती है, बात आगे बढ़ती है, देखिए और बात आगे क्या बढ़ती है कि ब्रूसा ही फिर कोशिश करता है कि कुछ और कंट्रीज आ जाएं, और तब इसके साथ में आता है कनाडा, और तब इसके साथ में आता है ऑस्ट्रेलिया, और तब इसके साथ में आता है न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि फिर इनके संग और कौन कौन जुड़ता जाता है। अगर आप जैसे मैं देखूं कि 1943 में अगर ये एग्रीमेंट होता है, तो एक एग्रीमेंट होता है 1946 में, और वो 1946 वाला एग्रीमेंट जो है वो होता है यूके यूएसए इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, क्योंकि इसमें कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है आगे चल करके 1949 में कनाडा ज्वाइन कर लेता है, और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये आ जाते हैं शायद 1956 में। यस, 1956 में यूएसए और न्यूजीलैंड आ जाते हैं। तो देखो ये एग्रीमेंट होता है और स्ट्रांगली ये फॉर्म कर लेते हैं दोनों कंट्रीज मिलकर के। 1946 में 5 आइज की फाउंडेशन स्ट्रांग पड़ जाती है। 1949 में अगर आप देखें तो इसको ज्वाइन करता है कनाडा, ये भी याद रखिएगा आप। और 1956 में आपके ज्वाइन कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इस तरह से ये बन जाती है 5 आइज, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि भाई 5 आइज करेगा जासूसी आप पूरे दुनिया की। और कैसे करेगा जासूसी उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि ये 5 आइज अलायंस काम कैसे करता है। ये 5 आइज अलायंस जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, आपस में ये बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, एक दूसरे को इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे को सारी चीजें बताते रहते हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि एक कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट करके ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अब चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें प्लानिंग करते हैं, चाइना को स्ट्रांग होने से रोकते हैं। तो देखो यहां पॉइंट बनने शुरू हो जाते हैं कि अब अगर आपको फेवर में बोलना है तो आपका यस 5 आइज अलायंस इज गुड बिकॉज इट इज द स्ट्रांग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, एंड द प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली
टू कर्ब द बैड इंटेंशन ऑफ चाइना। तो चाइना का जो भी बैड इंटेंशन है उसको ये काउंटर करने के लिए भी फाइव आइज अलायंस अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि ये तो प्लस बोल दिया आपने या किसी और ने प्लस बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे कि देन अभी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उसमें आप आइसोलेट होकर के फाइव आइज बना करके पूरी दुनिया को नजर नहीं रख सकते हैं। दैट इज अनएथिकल। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो भी अनएथिकल है वो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये चीजों को लेकर के ही आपको अपनी बात को आगे बढ़ाना है। 2016 में क्या होता है कि ये जो फाइव आइज जो इंटेलिजेंस ओवरसाइट है और इसकी रिव्यू की जो काउंसिल है, कि इसको बेसिकली बोलेंगे फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल है, एक पूरी ये भी एग्जिस्ट कर जाती है। तो एक आप यहां पर फिर एक बात को लेकर सकते हैं कि 2016 में बन जाती है एक और चीज, और वो चीज कहलाती है फाइव आइज इंटेलिजेंस। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आसानी रहेगी। फाइव आइज इंटेलिजेंस एंड किसको बोलते हैं कि रिव्यू, फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट। हाँ, ओवरसाइट। अब ओवरसाइट का मतलब क्या हो गया, बाहर देख लेना। ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल, ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल। अब ये ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल बन जाती है। अब ये काउंसिल क्या करती है, ये काउंसिल नेचुरल सी बात है कि फिर कुछ और चीजें लेकर के आएगी, कुछ और माइक्रो ऑब्जर्वेशन की ओर जाएगी, तो ये एग्जिस्ट कर जाती है। दीज आर द बेसिक्स जो मुझे लग रहा है कि आपको पता होने चाहिए। अब बात यह है कि अगर इंडिया का और कनाडा के जो रिलेशन स्पॉइल हो रहे हैं या जो हुए हैं, उनको लेकर के बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे खराब हो गए हैं इनफैक्ट कनाडा के साथ में, जिसका पैचअप करने की कोशिश की जा रही है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अब देखने की कोशिश की जाए कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। ये करंट जो इंडिया और कनाडा का जो कुछ भी इश्यू है, उस इश्यू पे ये क्या रोल प्ले कर रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें यूएस की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ये इंडिया के क्लोज रहे हैं, राइट। देखो यहां पर आप देख लो कितना सही, ये एक अलग पिक्चर क्रिएट हो रही है। अगर आप बात करें द यूएस की, द यूके की और ऑस्ट्रेलिया की, हम न्यूजीलैंड के इतने क्लोज बहुत सारे चीज़ों को लेकर के नहीं रहे, बट ये तीनों के तीनों जो हैं वो इंडिया के काफ़ी क्लोज देखे गए हैं। और ये इन्होंने बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संग अगर आप देखो कि हम क्वाड जो हमारा मैरीटाइम का एक एक्सरसाइज है, वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, वो हम कर रहे हैं। तो सोचने की बात है कि दुनिया अभी आइसोलेटेड नहीं हो सकती है। अभी चीजें सिर्फ जो हैं वो बायलेटरल, ट्राइलेटरल, पेंटालेटरल, हेक्सालेटरल नहीं हो सकती हैं, उसमें और ज्यादा चीजें आएंगी और ज्यादा कंट्रीज आएंगी। दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आपको समझना होगा। दी यूएस, दी यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ में ये दोनों तीनों बड़े क्लोज हमारे इंडिया के बहुत सारी चीजों पर हैं। और इसमें हमें देखा जाए तो इन जगहों पे इंडियन ऑरिजिन भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये एक समझना चाहिए कि इसके इश्यूज क्या होंगे और आगे चल के प्रॉब्लम क्या आएगी। एक प्रॉब्लम बड़ी ये आती है कि इंडिया से जो माइग्रेशन होता है या इंडियन माइग्रेंट्स जितने ज्यादा से ज्यादा हैं, जैसे बहुत पंजाब से बहुत मैसिव माइग्रेशन कनाडा हुआ है, यानी कि सिख पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस कर रही है। अब सिख पॉपुलेशन के आड़ में, या जिसको हम बोलें कि उसका एक लेवरेज लेते हुए वो टेररिस्ट जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं या खालिस्तान जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कनाडा को अपने लिए एक बहुत सेफ प्लेस बना लिया है और वहां से ये प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चला रहे हैं। जबकि जनरल कम्युनिटी जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में, दे आर अगेंस्ट दीज एक्टिविटीज, बट आफ्टर ऑल कंसीडर्ड वन कि आप भाई यू रिप्रेजेंट वन कम्युनिटी। तो वो, लेकिन समझने की बात यह है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट करना है इन सारी बातों को, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, राइट। तो यहां पर ये सारे के सारे इस तरीके से इश्यूज आते हैं, इस तरह के मैटर खड़े होते हैं और इनको किस तरीके से हैंडल करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखने की कोशिश करें थोड़ा सा और कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, या इतना ज्यादा हमारा फाइव आइज का जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों किया जा रहा है, यानी कि इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोस तो बहुत कम होंगे, लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम उन कॉन्स की बात कर लें तो पहला सबसे बड़ा है कि बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। वाई ओनली 5 कंट्रीज, ठीक है।
आप बात कर सकते हो कि बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। अब दुनिया उस जगह पहुंच गई है जहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आप 5 लोग मिलकर के ही बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा यहां पर ग्लोबल सर्विलांस की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? ग्लोबल सर्विलांस की। कि सर्विलांस क्या होता है? सर्विलांस मींस होता है नजर रखना, कि हम जो है वो ग्लोबल सर्विलांस कर रहे हैं, कि हम पूरी दुनिया पे नजर रख रहे हैं। ये 5 देश पूरी दुनिया पे नजर रख रहे हैं। यार किसको पसंद आएगा कि आप हम पे नजर रखो, राइट? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। एक बहुत ही अनइक्वल पावर डायनामिक्स हो रहा है, ये तैयार हो रहा है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है ना? अनइक्वल पावर वाली बात भी यहां पर हम कर सकते हैं। जब आप बात अपनी करने आएंगे तो आप इस बात को भी कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि भैया दुनिया तो छोड़ो, इनकी आपस में भी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये इनकी भी आपस में कुछ गड़बड़ होती रहती है, जिसको समझने की जरूरत है, जिसको जानने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जासूसी के चांसेस बनते हैं, बहुत ज्यादा स्पाई के चांसेस बनते हैं। और कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा एस्पियोनेज की बात की गई है, तो वो चीज भी यहां निकल करके आ जाती है कि बहुत पोटेंशियल है एस्पियोनेज की। इस चीज को लेकर के अगर आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो आप इसके क्रिटिसिज्म पे भी बात कर सकते हैं, इस अलायंस की बात कर सकते हैं कि ये अलायंस एक अलायंस ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है। और एक संग चल करके एक बात कर लीजिए कि व्हाट इज द फ्यूचर। अगर हम बात करें कि आज की डेट में आप इस 5 आइज अलायंस का जो भविष्य है, फ्यूचर क्या है, तो उस फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप समझने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज को भी आप यहां डाल दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, बहुत सारे एनक्रिप्शंस हो रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसी को कि डेटा कलेक्ट करो, आइसोलेट करो, सेपरेट करो, क्योंकि वो फिर फिल्टर होकर के बहुत सारे लोगों तक जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके लिए भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कत में आएगा 5 आइज भी, क्योंकि अभी 5 आइज ही नहीं बल्कि दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। और उसको देखते हुए ये अब इनके लिए भी आसानी नहीं हो गया। अगर और 1-2 पॉइंट देखे जाएं कि बहुत सारे और ऐसे नेशंस हैं जो बहुत अथॉरिटेटिव बन के इमर्ज हो रहे हैं, चाहे वो चाइना की बात करिए, चाहे रशिया की बात करिए, चाहे वो इंडिया की बात कीजिए। ये सारे के सारे कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर यूएस की बात करिए तो यूएस का जो एक्चुअली अगर देखें जो सिलिकॉन वैली जैसी जगह है जो टेक्नोलॉजी की मक्का कहा जाता है, वहां पर मेजॉरिटी जो है वो इंडियन इंजीनियर्स की है, वो रूल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल से लेके बहुत सारी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी कंट्री के हैं। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है। व्हेन वी आर वेरी स्ट्रांग इन टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट अलाउ दिस 5 आइज जस्ट टू स्पाई ऑन अस और क्रिएट एनीथिंग विच इज नॉट इन फेवर, जो इंडिया के अगेंस्ट में वो कर सकें या एमर्ज हो सकें। सिमिलरली अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भी बहुत स्ट्रांग है, रशिया बहुत स्ट्रांग है। तो अब दुनिया यहां पर पोलराइजेशन से दूर हट गई है। अभी सबको मल्टीलेटरल की ओर जाना है, बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन देखना है, देना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1943 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन से लेकर के आज की सिचुएशंस तक चीजें बदल गई हैं। तो द फ्यूचर ऑफ 5 आइज इज नॉट एट ऑल गुड एंड मोर ओवर करेंटली व्हाट 5 आइज इज डूइंग इज नॉट एट ऑल एप्रिशिएबल। बस इतनी सी बात कर लोगे और इतना कंटेंट आप दिमाग में बैठा लोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीडी को रिप्रेजेंट कर पाओगे सक्सेसफुली। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर वापस इंतजार कीजिए एक और नए वीडियो के साथ। मैं या मैम आपके पास होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।